राधे राधे सभी को। आशा है आप सब मस्त बिंदास बेहतरीन होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 9 सितंबर की शिफ्ट नंबर 3 यानी कि इवनिंग शिफ्ट को, और ये मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज़ का 3rd लेक्चर रहने वाला है। शुरू करने से पहले हम अपने थीम श्लोक को एक बार देख लेते हैं, जिसका अर्थ है कि हमें अपने एक्शंस पे फोकस रखना है और आउटकम या फिर रिजल्ट की टेंशन या फिक्र नहीं करनी। ये बहुत ही मुश्किल है कि हम आउटकम या रिजल्ट की टेंशन ना लें, लेकिन आपको पेशेंटली हार्ड वर्क करते रहना है। अगर आप अच्छे मन से, अच्छे दिल से हार्ड वर्क करते रहेंगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन आपको उसका परिणाम, उसका आउटकम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसी श्लोक को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो है, A stock portfolio consists of 4 stocks. Stock A represent 20% and has a return of 6%. Stock B represent 30% and has a return of 8%. C जो है 20% रिप्रेजेंट कर रहा है और रिटर्न दे रहा है 4%। वहीं जो D है वो 30% रिप्रेजेंट कर रहा है और उसके पास है नेगेटिव रिटर्न ऑफ 5%। ठीक है, तो एक पोर्टफोलियो है, उसमें 4 स्टॉक्स हैं A B C D, उनकी कुछ रिप्रेजेंटेशन है और वो कुछ रिटर्न दे रहे हैं। आपको निकालना है एवरेज रिटर्न। तो एवरेज रिटर्न जो है वो हमारा रहने वाला है सभी पोर्टफोलियो का वैल्यू का सम। वैल्यू कैसे निकालते हैं? वैल्यू निकालते हैं रिप्रेजेंटेशन और रिटर्न को मल्टीप्लाई करके। तो सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं A B C D हमारे 4 स्टॉक, उनका वेट कितना है और वो रिटर्न कितना दे रहे। पहला स्टॉक 20% पे है, रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 0.2, और रिटर्न दे रहा है 6% यानी कि 0.06। दूसरा स्टॉक जो है वो 30% रिप्रेजेंट कर रहा है यानी 0.3, और रिटर्न दे रहा है हमको कितना, 8%, 0.08। तीसरा स्टॉक 20% रिटर्न दे रहा है 4%। जो लास्ट स्टॉक है वो 30% रिप्रेजेंट कर रहा है और हमें नेगेटिव दे रहा है 5% का रिटर्न, नेगेटिव 0.05। अब हम कर लेते हैं इनका मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए। तो 0.2 इंटू 0.06 हो जाएगा 0.012, 3 और 8 हो जाएगा 0.024, सॉरी, ठीक है, और वहीं 0.08 0.08008, ठीक है, और यही हो जाएगा माइनस का 0.015, ठीक है। इसका अब इनको ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करने से कितना आएगा, 12, 36, 8, 44, -15, 29, तो ये हो जाएगा 0.029, मतलब कि 2.9%। क्लियर? तो ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है। सिंप्लीफिकेशन में हमें ध्यान क्या देना है? ध्यान देना है 2 चीज़ों का। पहला कि हमें बॉडमास के नियम फॉलो करने हैं, ठीक है, और दूसरा हमें साइन का ध्यान देना है, माइनस प्लस का ध्यान देना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। जितना सिंपल सिंप्लीफिकेशन होता है उतना चांसेस होता है सिली मिस्टेक करने के साइन के ज़रिए। ठीक है, अब यहाँ पर 3 ब्रैकेट है, तो बॉड मास के हिसाब से बी का सबसे पहला ब्रैकेट होता है, तो सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है ये वाला, फिर होता है ये वाला ब्रैकेट, और लास्ट में होता है ये वाला ब्रैकेट। ये होता है, इसको बोलते हैं इनर ब्रैकेट। सबसे पहले इनर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 7 + 7 14, -4 10, यहाँ बाहर माइनस है, ठीक है।
7 माइनस 10 हो गया, 7 माइनस 10 कितना होता है, -3 होता है, ठीक है। अब -3 के बाहर ये है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस ये हो जाएगा 17, ठीक है, ये हो जाएगा 11, तब होगा 7 माइनस 11 प्लस 17 ब्रैकेट 13, तो 13 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, आपको बस साइन का ध्यान देना है, नहीं तो आप सिली मिस्टेक कर बैठेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय 4 प्रिंटर्स इन 3 डेज। 3 दिन दे रखे हैं, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और 4 प्रिंटर दे रखे हैं LMNO, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय ऑल द गिवन प्रिंटर्स टुगेदर ऑन वेनेसडे को वॉज 15% मोर देन द नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय ऑल गिवन प्रिंटर्स ऑन सैटरडे। कहने का मतलब क्या है कि सैटरडे को जितने प्रिंटर्स, चारों प्रिंटर ने मिलकर पेजेस प्रिंट किए हैं, वेनेसडे को उसका 15% ज़्यादा था, मतलब कि वेनेसडे को कितना था, वेनेसडे को था 115%, ठीक है। अब सैटरडे को कितने प्रिंटर्स ने कितना प्रिंट किया उसको भी देख लेते हैं, कर लो इनको प्लस, 8540 11230 6580 7890, तो कर लो प्लस, तो ये आ जाएगा 4243, इतना 115% निकाल लो भाई, ठीक है। तो पहले 15 से मल्टीप्लाई कर लो, 15 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 00217 ठीक है, 34240 34240 प्लस कर लो 0067393, मतलब ये वाला ऑप्शन, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर, क्वेश्चन इजी था, सिर्फ आपको कैलकुलेटिव था क्योंकि आपको सम करना था, ठीक है। तो आपको सम यहीं कर लेना है, लिखना नहीं है, आपको पेन नहीं उठाना है, पेन तब उठाना है जब कैलकुलेशन बड़ा हो, नहीं तो आप यहीं सॉल्व कर लो, ठीक है। फर्स्ट डिजिट ऐसे करके तो यहीं पे आप आंसर निकाल लो और यहीं पे उसका 115% कर दीजिए, ठीक। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 4th क्वेश्चन। इन अ क्लियरेंस सेल अ साड़ी वॉज हुज मार्केट प्राइस वॉज 10,490 इज नाउ सोल्ड फॉर 9,441। कहने का मतलब क्या है, एक साड़ी थी जिसका मार्केट प्राइस इतना है, ये है इसका मार्केट प्राइस, और उसको सोल्ड किया इतने पे, तो ये है इसका सेलिंग प्राइस। हमें निकालना है डिस्काउंट परसेंटेज, तो डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा याद रखना है किस पे निकलती है, MRP पे, ये चीज़ हमेशा याद रखना है। डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा MRP पे निकलती है, नहीं तो आप सेलिंग प्राइस पे निकालते रहें और कैलकुलेशन बढ़ जाए और सॉल्व ना कर पाएँ। तो MRP माइनस सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, डिस्काउंट कितने का मिला है, तो इन दोनों को माइनस कर लो, माइनस करने से आ जाएगा 1049, ठीक है। तो 1049 MRP कितना है, 10490 है, परसेंटेज निकाल लो कितना आ जाएगा, 10%। ये तो यहीं से क्लियर है कि 1049 अगर डिस्काउंट है और MRP इतना है तो डिस्काउंट कितना हो गया, डिस्काउंट हो गया 10% का, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन है, ए पाइप कैन फिल एन ओवरहेड टैंक इन 12 आवर्स बट ड्यू टू अ लीक एट द बॉटम इट इज फिल्ड इन 18 आवर्स। इफ द टैंक इज फुल हाउ मच टाइम विल द लीक टेक टू एम्प्टी इट। एक पाइप है, ठीक है, वो एक टैंक को 12 घंटे में भरता है, लेकिन एक लीकेज हो गया, पाइप में छोटा सा लीकेज हो गया और टंकी भर गई 18 घंटे में, ठीक है। अब उसने बोला कि टंकी हो गई फुल, तो जो लीक है, अगर हम पाइप बंद कर दें और लीक के थ्रू अगर पानी निकलता रहे तो कितने घंटे में वो टंकी को खाली कर देगा, ये क्वेश्चन है। मान लेते हैं पाइप है ए लेता है समय 12 घंटे का,
लेकिन अब क्या है, ए के साथ कुछ लीकेज भी है, लीकेज को मान लेते हैं एल से। अब टाइम लगा 18 घंटे, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम होगा 36, मतलब टोटल वर्क जो है वो हमारा 36 मान लो। एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, इसकी 3 आएगी, इसकी 2 आएगी, मतलब पाइप की एफिशिएंसी 3 है और पाइप लीकेज के साथ की एफिशिएंसी 2 है, तो लीकेज की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर। अब लीकेज की एफिशिएंसी 1 है, काम करना है इसको 36 काम करना है, एक एफिशिएंसी से, तो लीकेज कितना टाइम लेगा, लीकेज लेगा 36 घंटे। क्लियर, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इजी था, लैंग्वेज थोड़ी सी समझनी थी, समझ के उसको अपनी भाषा में ट्रांसलेट करना था, और क्वेश्चन आप मन में भी कर सकते थे, ये चीज़ आप मन में भी कर सकते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 5-10 सेकंड या 15 सेकंड मैक्सिमम में आप कर सकते थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, टू ट्राइंगल्स ई एफ जी एंड एच आई जे आर कॉन्ग्रेंट इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एफ जी इज 124 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन ट्राइंगल एच आई जे का एरिया पूछा है। तो कॉन्ग्रेंसी के बारे में हमें क्या चीज़ पता है कि सपोज ये ई एफ जी मान लो और ये एच आई जे मान लो। पहली चीज़ तो कॉन्ग्रेंसी के लिए 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, 5 में से एक भी लागू हो गई तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड और राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। ये पांचों प्रॉपर्टीज़ होती हैं कॉन्ग्रेंसी की। इनमें से एक भी प्रॉपर्टी अगर दो ट्राइंगल पे फिट बैठ रही है तो आपके दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे। अब मान लीजिए ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रेंट प्रूफ आपने कर दिए, उसके बाद का जो आफ्टर मैथ है वो कहता है कि ई एफ जो है वो एच आई के साथ सेम होगी, ये इसके साथ सेम होगी और ये इसके साथ सेम होगी, तीनों साइड। अगर ई एफ जी जो है ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, ई एफ जी जो है एच आई जे के साथ कॉन्ग्रेंट है, तो साइड जो है वो इक्वल होंगी, एंगल भी इक्वल होंगे और एरिया भी इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी है कॉन्ग्रेंसी की। तो एरिया अगर एक 124 है तो दूसरे का भी एरिया 124 ही होगा। ध्यान रहेगी ये चीज़। एक सिमिलर कॉन्सेप्ट होता है, उसको बोलते हैं सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट। अगर वो आगे क्वेश्चन फंसेगा तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सिमिलैरिटी के क्वेश्चन भी आते हैं जिसका सिंबल क्या होता है, सिंबल होता है ये सिमिलैरिटी का, ध्यान देना इसको। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ये, लेट a प्लस बी इक्वल्स टू 2c, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू। कौन सा सही है, a सही है, b सही है, c सही है या d सही है। अब इसको करने के हैं दो तरीके। एक तरीका है जिस तरीके से मैं सॉल्व करता हूँ और दूसरा तरीका है सिंप्लीफाई करने का। तो पहले मैं आपको सिंप्लीफाई मेथड से समझा देता हूँ। a प्लस बी हमें दे रखा है 2c, 2c का मतलब c प्लस सी। ठीक है, अब देखो a एक साइड है इक्वल्स, a जो है वो एक साइड है, b एक साइड है, तो हम एक साइड ले लेते हैं, a माइनस सी हो जाएगा, यहाँ पे c माइनस बी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे a स्क्वायर भी है, यहाँ b स्क्वायर भी है, तो को स्क्वायर कब आएगा, जब हम इनका स्क्वायर कर देंगे, तो इनका स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ये हो जाएगा c स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, ये बचा a स्क्वायर माइनस 2ac इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 2bc। क्या माइनस 2ac कहीं है, यहाँ प्लस है, माइनस तो है नहीं, तो ये तो होगा नहीं। अब है bc, तो bc भी चेक कर लेते हैं, bc को हम इधर भेज देंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस, और ac को इधर भेजेंगे तो वो भी माइनस का हो जाएगा प्लस। सिंप्लीफाई करने से हमें स्टेटमेंट मिलेगी, कौन सा सही है, तीसरा वाला सही है। ये है जब आप सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप आंसर निकाल लेंगे। दूसरा मेथड क्या है, जिस मेथड से मैं करता हूँ उसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड।
ठीक है, मैंने मान लिया ए जो है वो 1 है, बी जो है वो 3 है। और क्यों मांगा? क्योंकि हमें करना है सी निकालने के लिए 2 से डिवाइड। तो जब दो को और को सम करेंगे तो आंसर इवन आएगा, इवन को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर भी नंबर में आएगा। तो सी कितना आएगा? सी आ गया 2। तो ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ac मतलब 4 इक्वल्स टू 9 प्लस 12। क्या इक्वल है? नहीं है। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ए 1 माइनस 12 इक्वल्स टू 9 माइनस 4 माइनस 11 और 5 क्या इक्वल है? नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। 1 प्लस 12 उस 9 प्लस 4 13 और 13 इक्वल है, तो यही आंसर हमारा सही हो गया। वैसे लास्ट ऑप्शन में चेक कर लो, 1 माइनस 2 और 9 माइनस 6 क्या इक्वल है? नहीं है। तो एक ऑप्शन हमारा सही हो गया। इस तरह से हम हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है, और हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मुझे टाइम कम लगता है और मैं हमेशा से यही मेथड यूज़ करता रहा हूँ, इसलिए ये मेथड मेरे लिए सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में हमें 2 इक्वेशन दे रखी हैं और बोला गया है कि दोनों इक्वेशन जो हैं वो हैं पैरेलल और हमें के स्क्वायर प्लस 6 की वैल्यू निकालनी है। अब अगर दो इक्वेशन जो हैं मान लेते हैं एक ये आपस में पैरेलल होती हैं, तो याद रखना है कि इनके स्लोप्स भी जो हैं वो इक्वल होते हैं। स्लोप्स आर इक्वल। अब स्लोप्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है -a/b। अब ए बी क्या है? ए है हमारा x का कोफिशेंट और b जो है हमारा y का कोफिशेंट। सेम चीज़ ये a हो गई क्योंकि x की कोफिशेंट है और y की कोफिशेंट 9 है, तो ये हमारा b होगा और जो कुछ नहीं होता वो c होता है, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। अब स्लोप्स इक्वल है। स्लोप्स क्या है? स्लोप्स हैं इक्वल। तो स्लोप्स इस केस में पहले इक्वेशन 1 के केस में स्लोप क्या होगी? वो होगी माइनस ए कितना है? 4 और बी कितना है? के माइनस 2। और इक्वेशन 2 के केस में स्लोप क्या होगी? -9 अपॉन ए कितना है? के माइनस 2, सॉरी, के माइनस 2 अपॉन 9, ठीक है। ये हमारी स्लोप होगी। अब मैं जैसे कि मैंने बताया कि स्लोप्स हमारी इक्वल है, तो इक्वल कर दो। माइनस से माइनस कर गया, यहाँ पे के माइनस 2 का होल स्क्वायर आ गया एक तरफ और एक तरफ 36 आ गया। तो के माइनस 2 क्या होगा? के माइनस 2 यहाँ पे ये आके अंडर रूट बन जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस का 6। एक बार प्लस ले लेते हैं, तो प्लस लेने से वैल्यू 8 आ जाएगी और एक आ जाएगी -4। माइनस तो हो नहीं सकता, तो ये 8 हमारा आंसर है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या? हमें निकालना है के स्क्वायर प्लस 6। तो के की वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस 6 मानी 64 प्लस 6 यानी कि 70 आंसर, ठीक है। इस तरह से आपको सॉल्व करना था। अब इस चीज़ में जो ध्यान देनी थी, मैंने आपको बताया था ध्यान क्या देना था। ध्यान ये देना था कि जब दो इक्वेशन पैरेलल हों तो उनके स्लोप्स इक्वल होती हैं और स्लोप्स निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। सेम वैसा वर्सा ये समझ लीजिए आप कि अगर दो लाइन इंटरसेक्टिंग है ऐसे, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो उनकी स्लोप्स जो हैं वो कैन नॉट बी इक्वल, कभी भी इक्वल नहीं होंगी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। ये टेबल दे रखा है, टेबल में प्रोडक्शन दे रखा है और 4 साल का दे रखा है और 4 कंपनीज हैं, C1 C2 C3 C4, ये कंपनीज हैं, क्लियर। और ये साल है। विच कंपनी हैज़ द मैक्सिमम एवरेज प्रोडक्शन ऑफ टी शर्ट ड्यूरिंग दिस 4 ईयर्स? किस कंपनी की मैक्सिमम प्रोडक्शन है, ये हमें निकालना है 4 साल का।
अब इसको करने के भी दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप इन सब का सम कर लो, ठीक है। हम पहले उस तरीके से करते हैं। इनका सम करेंगे तो ये आएगा 5 6 9, इसका करेंगे तो आएगा 7 6 9, इसका करेंगे तो आएगा 5 4 9, इसका करेंगे तो आएगा 0 6 9, ठीक है। तो इसकी ज़्यादा है, ये C2 है, तो C2 हमारा आंसर, ठीक है। अगर 4 कंपनीज है, चारों में एवरेज निकालना है तो जितना उनका सम होगा, जिसका सम ज़्यादा होगा उसी का एवरेज ज़्यादा होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है जिस तरीके से मैं सॉल्व करता हूँ, मैं करता हूँ कंपेयर, ठीक है। किस तरीके से करता हूँ? मैं करता हूँ कंपेयर। अब मैं मान लेता हूँ सबको मैंने 240 से कंपेयर कर लिया। 240 में कितना ज़्यादा है? ये 3 ज़्यादा है, ये भैया 8 ज़्यादा है, ये 8 कम है, और ये 2 ज़्यादा है। तो ओवरऑल कितना है? ओवरऑल ये 5 ज़्यादा हो गया। ये 240 से कर लो तो ये +4 -1 0 +4, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 7 ज़्यादा। इसको देख लो, +4 -4 -5 -10, ये तो -15 हो गया। इसको कर लो 0 -10 +8 +2, ये 0 हो गया। तो किसका ये है? C2। C2 ही हमारा आंसर है। मैं इस तरह से कंपेयर करके सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि ये कैलकुलेशन मुझे ईजी पड़ती है, ठीक है। तो अगर आपको ये इस तरीके से आप ईजी लग रहा है, आपको आपका टाइम बच रहा है, तो आप भी ये तरीका अपना सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये, इफ x y and z आर पॉजिटिव नंबर्स एंड x + y + z = 1, हमें इसकी वैल्यू निकालनी। अब मान लेते हैं कि x जो है वो y के इक्वल है और वो z के इक्वल है, तो इससे x y z की वैल्यू कितनी निकल आएगी? निकल आएगी 1/3 निकल आएगी। अब 1/3 को x में पुट करोगे तो ये 3 बन जाएगा, ये वाली पूरी टर्म, ये भी 3 बन जाएगी, ये वाली पूरी टर्म भी 3 बन जाएगी। 3 + 3 + 3, ये कितना आ जाएगा? 9, ठीक है। कैसे? मतलब कि x अगर 1/3 है तो 1/x कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3, समझे। सेम उसी तरह से ये 1/y बन जाएगा, ये 1/z बन जाएगा अगर ये x, ठीक है। तो इनको 3 बार प्लस करना है, तो 3 3 = 9, ओके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 8a² एंड 18/a4 where a is a positive number is। हमारे ऑप्शन है 12/a², 12a, 12a² और 12/a। अब आपको मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है √ दोनों नंबर, इसको मान लो a, इसको मान लो b, ठीक है। तो सॉल्व कर लो, 8a² × 18/a4, इससे इसको काट लो, a² बचेगा। 18 8 = 144 अपॉन a², मतलब कि 12/a, मतलब ये वाला ऑप्शन, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है किसका? मीन प्रोपोर्शन का। वैसे ही कुछ और फॉर्मूले आप याद रखने, ये मीन प्रोपोर्शन का है। वैसे एक थर्ड प्रोपोर्शनल अगर पूछता है तो उसको भी आप फॉर्मूला आगे सॉल्व कर सकते हैं। b² / a उसका फॉर्मूला होता है। वैसे ही फोर्थ प्रोपोर्शन भी पूछता है, फोर्थ प्रोपोर्शनल का भी फॉर्मूला होता है b × c/a। मतलब आपको 3 नंबर दे रखे हैं, सपोज 2 4 6 दे रखा है, तो ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा। उस तरह से आप ये फॉर्मूला में पुट करके आप फोर्थ वाला भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूले। और अगर आप ध्यान से देखें, मीन प्रोपोर्शन का जो फॉर्मूला है वो ज्योमेट्रिक मीन का भी सेम ही होता है। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला भी सेम ही होता है, √ में ab,
ठीक है। वैसे ही अरिथमेटिक मीन क्या होता है? अरिथमेटिक मीन होता है a+b/2, जो नॉर्मल हम एवरेज के लिए निकालते हैं। वैसे ही एक होता है हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन भी आ जाता है। उसका फॉर्मूला होता है 2ab/a+b। ये फॉर्मूले भी आपको साथ साथ याद होने पड़ेंगे। अब क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन और मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला सेम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर डिफरेंस नहीं होता तो दोनों को हम अलग अलग नाम नहीं देते, ठीक है। बट आपको फॉर्मूला याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इफ sec अल्फा प्लस tan अल्फा अपॉन sec अल्फा माइनस tan अल्फा इक्वल्स टू 7/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ cos sec। अब ऐसे क्वेश्चन को आप हमेशा साइन कॉस में तोड़ लीजिए। इसको साइन में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब सेक को तोड़ेंगे। सेक क्या होता है, 1/cos, सी मतलब कॉस, ठीक है। सी को हम मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्लस टैन होता है साइन बाय कॉस, और 1/c माइनस साइन बाय कॉस। ये कितना दे रखा है हमें, 7/4 दे रखा है। सॉल्व कर लो, 1 प्लस साइन अपॉन कॉस, 1 माइनस साइन अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कट गया, 7/4 कितना आया ये। अब इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, भैया 4 + 4 साइन इक्वल्स टू 7 माइनस 7 साइन 11 s इक्वल्स टू 3 s साइन इक्वल्स टू 3/11। साइन अगर 3/11 है तो 1/sin कितना हो जाएगा, 11/3। मतलब कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3, ये वाला ऑप्शन। क्लियर, ठीक है। देखो ये भी एक ट्रिकी समझ लो आप, कि कॉस को आप सी से रिप्रेजेंट कर रहे हो और साइन को ऐसे कर रहे हो। इससे क्या है, आप साइन लिखोगे फिर कॉस लिखोगे फिर सॉल्व करोगे, टाइम लग जाएगा। इसलिए आप सिंगल लेटर में आप उसको रिप्रेजेंट कर लो, इसलिए आप उसको सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। टाइम बचता है, ये टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं बेसिकली, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है रमेश हैज़ 18,000। रमेश के पास 18,000 रुपये हैं। ही डिपॉजिटेड 7,000 इन अ बैंक एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। उसने एक बैंक में जमा किए 7,000 रुपये। 18,000 में से 7,000 रुपये एक बैंक में जमा किए, वो बैंक जो है 5% ब्याज दे रहा है 1 साल का। दूसरा बैंक दे रहा है 6,000 6% पे, ठीक है। अब जो बाकी अमाउंट है वो भी उसने तीसरे बैंक में या कहीं किया होगा, ठीक है। एक बैंक में उसने 7,000 किया 5% की दर से, 6,000 किया 6% की दर से, और लास्ट में उसे इंटरेस्ट जो मिला वो मिला 1,160 रुपये, ठीक है। सिंपल है। अब एस आई का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, P/R/T/100। तो पहला बैंक वाला जब पहला उसके पास गया, ठीक है, उसने ब्याज कितना दिया होगा, 7,000 रुपये 5% की दर से 1 साल के लिए, ठीक है, 350 रुपये। दूसरे बैंक के पास जब वो गया तो उसने ब्याज कितना दिया होगा, 6,000 6% की दर से 360, ठीक है। अब उसको टोटल मिला कितना, टोटल मिला 1160, टोटल मिला 1160। दो बैंक से उसको कितना मिल गया, दो बैंक से मिल गया उसको 710। मतलब ये 450 जो है ये तीसरे बैंक का इंटरेस्ट है, तीसरे बैंक का ये है इंटरेस्ट। तो उसने कितना मतलब उसने क्या बोलते हैं, उस बैंक ने कितना रेट लगाया है वो हमें कैलकुलेट करना है बेसिकली, ठीक है। ठीक है, और देखो 7,000 यहाँ खर्च किए, 6,000 यहाँ लगाए, तो बचे कितने, 18,000 में से बचे होंगे 5,000, तो 5 के इसने यहाँ लगाए होंगे।
रेट हमें निकालना है, टाइम वही 1 साल का है। पाँच नब्बे 45, तो रेट कितना आ गया 9%। मतलब तीसरे वाले ने 9% की दर से ब्याज दिया, इंटरेस्ट लगाया। ठीक है, ये चीज़ आपको, आप इसको मन में भी कर सकते थे। ठीक है, ये 350 या 360 निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ये इक्वेशन फॉर्म करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब आपको फॉर्मूला, मेरा काम जो था आपको वो फॉर्मूला करवाना था कि ये फॉर्मूला होता है, और इस तरह से अगर नॉर्मल सिंपल तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आप इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अगर लेंथ ब्रेथ और हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, फाइंड दी वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको पता है कि क्यूबॉइड की क्या होती है, वो होती है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 8 चौका 32, 32 छक्के 190, ये आंसर है। लेकिन अगर हमने वॉल्यूम देख लिए तो हम क्यूबॉइड की बाकी चीज़ें भी देख लेते हैं। बाकी चीज़ें क्या होती हैं, एक होता है कर्व सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया। तो क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है और क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, अब हमने क्यूबॉइड की बात कर ली तो हम क्यूब की भी बात कर लेते हैं। क्यूब का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि ये पूछता है। लास्ट टाइम हमने किसका किया था, लास्ट टाइम हमने किया था कोन और सिलेंडर का, याद है। वॉल्यूम कर्व सरफेस एरिया होता है इसका 4a², जहाँ पे ए साइड है, ये 6a², और वॉल्यूम होती है a³। और लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने किया था कोन का, वो भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, और किया था हमने सिलेंडर का, वो भी एक बार देख लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। जितनी बार आप इस चीज़ ऐसे क्वेश्चन करते रहोगे उतनी बार आपके दिमाग में ये फॉर्मूला रट जाएगा। ठीक है, इसमें कोई एडवांस मैथ नहीं है। फॉर्मूला याद करने के लिए भाई जितना आप प्रैक्टिस करते रहोगे उतनी जल्दी आप निकाल पाओगे। तो कर्व सरफेस एरिया कोन का क्या होता है, वो होता है पाई आर एल, जहाँ पे एल जो है स्लैंट हाइट होती है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर आर प्लस एल। और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वहीं सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। ठीक है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr/h, और टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr/r+h। ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में कराया था। ये फॉर्मूले से आपको याद रखने हैं क्योंकि ये पूछे जाते हैं। ठीक है, जो पूछे जाएंगे सिर्फ वही मैं आपको याद करवाऊंगा ताकि आपको भी बेनिफिट हो और आपको आपके माइंड पे एक्स्ट्रा लोड ना पड़े। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में भी हमें एक टेबल दे रखा है जिसमें 5 साल दे रखे हैं 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, और 5 टाइप के हेलमेट दे रखे हैं ABCDE। अब देखते हैं पूछा क्या है, पूछा है व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल ऑफ हेलमेट सी की बात हो रही है इन द ईयर 2002, 2002 मतलब ये वाला, और 1999, 1999 मतलब ये वाला। तो ये और ये इसमें इंक्रीज़ पूछा है, तो इंक्रीज़ आपको दिख रहा है कितना हो रहा है 14 का हो रहा है। 14 का इंक्रीज़ हो रहा है 54 के ऊपर, इसका हमें परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो ये कटेगा 7 2 ज़ा 7, 2 से कटेगा तो ये 27 आएगा। तो 700/27 हमें निकालना है। 27 2 ज़ा 54, 160, और 27 पंचे 135,
मतलब 25 कुछ होगा, तो 25 वाला एक ही ऑप्शन है, तो वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आपको कैलकुलेशन कभी भी कंप्लीट नहीं करना होता है, अगर ऑप्शन अलग हैं तो आप अप्रॉक्स निकाल के भी आंसर निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन एक ग्राफ दे रखा है जिसमें लिखा है द ग्राफ शोज द प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर बाय 3 कंपनीज इन 2018, और हमसे पूछा है, कंपनी है ABC, और हमसे पूछा है कि दी रेफ्रिजरेटर प्रोड्यूस बाय कंपनी सी कंपनी के द्वारा प्रोड्यूस की गए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। तो कंपनी सी के रेफ्रिजरेटर देख लेते हैं, वो कितने हैं, प्रोडक्शन 2018 कितना है, 150 है, तो 150 है, और टोटल कितना है, टोटल है 140, 190 और 150, तो 140 प्लस 190 प्लस 150, ये हो जाएगा 480 इंटू 100। ठीक है, तिपंचे 16, 500/16, तो 16 तिया 48, 2 बचा, 16 एक कम 31 के आसपास, 31 तो एक ही ऑप्शन है हमारा लास्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड एंगल 30 सेंटीमीटर। सेक्टर के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक सर्कल है, सेंटर पे जो एंगल बनाता है जैसे केक होता है, ये 30 दे रखा है हमें, और यही सेक्टर होता है। लेंथ हमें दे रखी है रेडियस की 10, ये भी 10 होगी तो ये भी 10 होगी, और हमें बताना है, क्या बताना है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होगा, मैं आपको थोड़ा और क्लियर बता देता हूँ, पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर होगा रेडियस प्लस रेडियस और प्लस ये आर्क की लेंथ। तो रेडियस प्लस रेडियस तो हमें पता है, आर्क नहीं पता है, तो आर्क की लेंथ का मैंने फॉर्मूला आपको पिछली क्लासेस में बताया था, वो होता है 2πr इंटू थीटा जो एंगल होता है अपॉन 360। ये आर्क की लेंथ होती है। तो सॉल्व कर लेते हैं, 2 को 3.14 लेना है, इंटू आर 10 हो जाएगा, एंगल 30 है, तो ये कट गया, 12 आ गया, 12 से ये कट गया, 6 आ गया, तो ये हो गया 31.4/6, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 5.23। तो अब हमारी पैरामीटर क्या हो जाएगा, पैरामीटर हो जाएगा 10 प्लस 10 20 प्लस 5.23, मतलब 25 पॉइंट समथिंग, 25.2, मतलब ये वाला ऑप्शन। ठीक है, और मैंने आपको एरिया भी बताया था पिछली क्लास में, अगर याद हो तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है हमारा हाफ इंटू रेडियस इंटू आर्क की लेंथ। अगर आर्क की लेंथ दे रखी है तो, अगर सपोज आर्क की लेंथ नहीं दे रखी, हमें बस एंगल दे रखा है, एंगल दे रखा है सपोज, तो उस चीज़ का फॉर्मूला होता है πr² थीटा अपॉन 360। इस तरह से भी हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर, इतनी चीज़ आपको याद रहेगी। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि डिविजिबिलिटी टेस्ट पूछा जाता है। 11 का तो आपको याद करना ही था। 11 का क्या होता है कि इवन नंबर पे जो डिजिट्स हैं उनका सम जो है वो ऑड नंबर के डिजिट्स के सम से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। कर लेते हैं, 8 + 5 13 + 8 21 25, 7 + 4 11, 11 + k 11 + k और 5 16 + k। तो 16 + k
और 25, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो है वो डिविजिबल होना चाहिए, मतलब कि या तो 0 आए और क्योंकि 0 भी 11 से डिविजिबल होता है, या तो 11 का मल्टीप्लाई आए, या 11 आए 22 आए, ऐसा कुछ आए। ठीक है, तो 0 कर लेते हैं इसको। तो कितना k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, k की वैल्यू होनी चाहिए 9, ताकि ये 25 हो जाए, और 25 माइनस 25 0 हो जाए। क्लियर, ये आपको मन में ही कर लेना था, ये बहुत ईजी है। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, डिविजिबिलिटी टेस्ट याद कर लो, 3 का, 7 का और 11 का और 9 भी इसमें जोड़ लो। इन चारों के डिविजिबिलिटी टेस्ट आप याद कर लो, ये पूछते ही पूछते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 19, इफ़ ए इज एन एक्यूट एंगल। ठीक है, हमें बताना है कि वो जो है वो किसके इक्वल होगा। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, हम जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही करेंगे। साइन को एस मान लेते हैं और कॉस को सी मान लेते हैं, तो ये एस 1 प्लस सी हो गया। ठीक है, अब 1 प्लस सी है तो 1 माइनस सी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमें नीचे नीचे हमें सिंगल टर्म चाहिए। तो अब कर देंगे, तो एस मल्टीप्लाई 1 माइनस सी, ए प्लस बी, ए माइनस बी हो जाता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाता है, वो हो जाता है साइन स्क्वायर हो जाता है। एक स्क्वायर से एस कट गया, तो अब क्या बचा, 1 माइनस कॉस अपॉन साइन थीटा बचा। कहाँ पे है ये है पहले ऑप्शन में ही, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। वैसे तो ये आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये प्रॉपर्टी भी है, लेकिन अगर आप सिंपल तरीके से कोशिश करेंगे सॉल्व करने की तब भी हो जाएगा। या दूसरा तरीका ये भी है, क्योंकि ए एक्यूट एंगल दे रखा है, तो ए को आप 30 मान लो या 45 मान लो। ठीक है, और फिर सब में वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करके उस तरह से भी आप कर सकते हैं। जिस तरह से आप कंफर्टेबल हैं उस तरह से आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, कोशिश कीजिए, थोड़ा टाइम मैनेज करके आप चलें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक ट्राइंगल दे रखा है, इन और ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू एंड एंगल आर मीट एट ओ। ट्राइंगल बना लेते हैं समझने के लिए। पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है, ये ओ पे मिलते हैं, मिला दिया ओ पे, और ये बाइसेक्टर है, मतलब कि ये एंगल एक्स है तो ये एंगल भी एक्स होगा। बाइसेक्टर जो एंगल को दोनों इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं, ये वाई है तो ये भी वाई होगा। क्लियर, अब बोला क्या गया है क्वेश्चन में कि क्यू ओ आर 107 है, क्यू ओ आर ये वाला 107 है, हमें निकालना पी, हमें ये वाला एंगल निकालना है। कैसे निकालेंगे, अब आप देखो, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल है तो 107 प्लस एक्स प्लस वाई 180 होगा, एक्स प्लस वाई कितना होगा, एक्स प्लस वाई 73 हो जाएगा। ठीक है, अब बड़े वाले ट्राइंगल देख लो, बड़े वाले ट्राइंगल का मतलब क्या है, एंगल पी प्लस एक्स मतलब 2x प्लस वाई 2y इक्वल्स टू 180। 2x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई कितना 73, 180, तो एंगल पी कितना हो जाएगा 180 माइनस 146 कितना 34 डिग्री। एक तो ये तरीका है, दूसरी होती है प्रॉपर्टी ट्राइंगल की। ठीक है, लेकिन वही है ना कि आप कितनी प्रॉपर्टीज याद करोगे, अगर उस टाइम पे आपको याद नहीं रही तो। ठीक है, तो सिंपली आप बेसिक याद करो कि तीनों एंगल जो होते हैं ट्राइंगल के उनका सम 180 होता है, ये बस एक याद कर लो, ये तो सबको पता ही होती है वैसे भी। ठीक है, इससे आप सॉल्व कर सकते हैं बेसिक तरीके से। क्लियर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 7 साइन प्लस 4 कॉस अपॉन 9 साइन माइनस 2 कॉस इक्वल्स टू 5/4। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 10 स्क्वायर माइनस 5। अब तो 10 में कन्वर्ट करने के लिए इस सबको कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी कॉस से, इस ऊपर नीचे दोनों ऊपर नीचे कॉस से ही डिवाइड करना पड़ेगा, ये समझ लो आप। ठीक है,
उससे पहले हम लिख लेते हैं, तो 7 साइन है, साइन को एस मान लेते हैं, कॉस को सी मान लेते हैं, 9 साइन माइनस 2 कॉस तो 5/4। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 28 एस प्लस 16 सी, ये एस है, इक्वल्स टू 45 एस माइनस 10 सी, 26 सी इक्वल्स टू 17 एस, एस बाई सी इक्वल्स टू 26/17। एस बाई सी मतलब साइन बाय टेन, यही टेन हो गया टेन। तो हमें टेन की वैल्यू तो पता चली गई है भाई, हमें डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। टेन की वैल्यू कितनी है, 26/17 स्क्वायर प्लस 5/26 का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676, और 17 कितना होता है, 289 प्लस 5, 676, 289 माइनस 5, 670 एल्सियम ले लो, 289 इंटू 5, 289 इंटू 5 होता है 5441, ठीक। 676 माइनस 1445, ऊपर आएगा 2121, अब ये बड़ा है तो माइनस का साइन आ जाएगा, नीचे आएगा 769। तो कौन सा है, कौन सा ऑप्शन है, ये वाला। क्लियर, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। या तो आप स्टार्टिंग, सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ये है कि हमने जैसे बताया था कि आप स्टार्टिंग में ही इसको 10 बना लो और फिर सॉल्व कर लो, ये भी आप कर सकते हैं। पर मैं प्रेफर करता हूँ बेसिक यूज़ करना, तो मैं सबको साइन कॉस में लेके चलता हूँ, ठीक है, वो चीज़ मेरे लिए ईजी पड़ती है। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है 22। एक नंबर दे रखा है, अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 12%, एक नंबर है उसको पहले 12% से इंक्रीज किया एंड देन इंक्रीज बाय 23, फिर उसको 23 से वापस इंक्रीज किया एंड द ला नंबर सो ऑब्टेन्ड इज नाउ डिक्रीज बाय 34%। एक नंबर है, अब सबको परसेंटेज में कैलकुलेट करना, तो नंबर को मान लेते हैं हम 100 है, 100 को हमने बढ़ाया 12% से, पहले 112 हो गया वो, 112 को बढ़ाया हमने 23% से, 23% से बढ़ाया मतलब कि 123% हो गया 112 का, ये हो जाएगा 137.76, ठीक है। अब ये जो नंबर है इसको हमने डिक्रीज कर दिया 34% से, डिक्रीज कर दिया 34% से, मतलब कितना नंबर बचा, नंबर का बचा 66% ऑफ 137.76। अब इसको कर लो कैलकुलेट, 36, 45, 47, 18, 22, 8, 6, 5, 7, 2, 8, 6, 1, 2, 9.09, तो देखिए 9 इतना हो गया ये। अब पूछा है कि कितना नेट इंक्रीज और डिक्रीज हुआ, देखो ओरिजिनली तो 100 था, ओरिजिनली कितना था 100, अब आखिरी में हमारे पास कितना बचा 90, इनिशियली हमारे पास 100 रुपये थे, आखिरी में 90 बचे, तो कम ही हुआ ना भाई, कितना कम हुआ, 10 कम हुआ, ठीक है। लेकिन हमें अप्रॉक्स देखना है, तो 90.9 है, तो ये इसको 91 अप्रॉक्स मान लो, तो कितना डिक्रीज हुआ, तो ये डिक्रीज हुआ 9% का, ठीक है। इस तरह से आपको सॉल्व करना था। बढ़ते हैं 23rd क्वेश्चन पे। 23rd है, अ डिसहॉनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार, क्लेम टू सेल सॉल्ट एट रेट ऑफ 25 रुपये पर केजी और द सीपी ऑफ सॉल्ट इज 25 रुपये पर केजी। नॉट सेटिस्फाइड विद दिस ही ट्राइज टू मेक प्रॉफिट बाय रिमूविंग, 200 ग्राम रिमूव कर देता है क्योंकि बेईमान है ना, तो हर केजी में से, तो 1000 ग्राम में से अगर 200 कम कर देगा कितना बचेगा, 800 ग्राम।
तो गेन परसेंटेज निकालना है। गेन परसेंटेज का मतलब कितना आता है कि भाई इतना उसने बेईमानी करी, कितने पे कर रहा है वो, भाई दे तो अब 800 रहा है ना, तो 800 पे कर रहा है, ठीक है, तो इसकी परसेंटेज निकाल लो, ठीक है, कितनी हो जाएगी 25, क्लियर, तो 25 आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले क्वेश्चन करते हैं। हमें ये जो दे रखा है ये घुमाने के लिए दे रखा है, ठीक है, ताकि हम कंफ्यूज ना कि भाई ये क्यों इस्तेमाल करना है, कहाँ इस्तेमाल करना है, लेकिन आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में यहाँ पे गेन परसेंटेज पूछी थी, ठीक है, तो गेन परसेंटेज निकालने का यही फॉर्मूला है कि फॉल्स वेट, ठीक है, फॉल्स वेट, और किसके ऊपर दे रहा है वो, कितना बच रहा है, ठीक है, वो चीज़ इंटू 100। इस तरह से आप प्रॉफिट गेन परसेंटेज निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अ थीफ नोटिस्ड अ पुलिसमैन एट अ डिस्टेंस ऑफ 600 मीटर। थीफ स्टार्टेड रनिंग। एक थीफ ने पुलिसमैन को देखा, ठीक है, ये मान लेते, ये लाइन मान लेते हैं, थीफ है पुलिसमैन को देखा। अब थीफ भागने लगा, पुलिसमैन इसके पीछे भागने लगा। कितने डिस्टेंस से देखा, डिस्टेंस देखा 600 मीटर से, ठीक है। अब थीफ भाग रहा है 12 किलोमीटर से और पुलिस वाला भाग रहा है 15 किलोमीटर से। हमें टाइम निकालना है कि कितने टाइम बाद जो है पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा। अब पहली चीज़ मैंने आपको बताई थी कि रिलेटिव स्पीड के बारे में, जब दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हो, जब रिलेटिव स्पीड जो है दोनों बंदे सेम डायरेक्शन में दे रहे हैं तो वहाँ पर रिलेटिव स्पीड जो होगी वो होगी माइनस, और जब वो अपोजिट दौड़ रहे हैं तब होगी ऐड। तो यहाँ पर सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो 12 किलोमीटर में से 5 किलोमीटर घटाओगे तो आएगा 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 3 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है कि 3000 मीटर जो है वो 60 मिनट में कर रहे हैं। हमें निकालना कितना है, डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, 600 मीटर, तो 600 मीटर मतलब डिवाइड बाय 5 कर दो, तो इसको भी डिवाइड बाय 5 कर दो, कितना आ जाएगा 12 मिनट आ जाएगा। तो 12 मिनट हमारा आंसर आ जाएगा कि 600 मीटर जो है वो कितने टाइम में कवर कर लेंगे, वो कर लेंगे 12 मीटर में। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आपको पता चल गया कि रिलेटिव स्पीड जो है वो हमारी 3 किलोमीटर पर आवर है, रिलेटिव स्पीड जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर है, और हमें पकड़ डिस्टेंस दे रखा है 600 मीटर। तो भैया पहले इसको ही कर लो मीटर पर सेकंड में, तो ये हो जाएगी 3 इंटू 5/18, है कि नहीं, तो ये हो जाएगा 5/6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अब टाइम निकालने के लिए सिंपल सी बात है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 5/6, 6 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 5 से काटेंगे तो 12 आ जाएगा, तो 12 छक्के 72, मतलब 720 सेकंड, 720 सेकंड वापस पकड़ेगा। 720 सेकंड को क्या बोलते हैं, 12 मिनट बोलते हैं, तो 12 मिनट हमारा यहाँ पे भी आंसर आ जाएगा। ये है हमारा सेकंड तरीका। और पहला वाला था, ये था मेंटोस तरीका, मेंटोस खाओ दिमाग की बत्ती जलाओ, ये है मेंटोस तरीका, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको इजी लगे, जो आप एग्ज़ाम में आपको ध्यान में रहे। कई बार हम फॉर्मूलेस पढ़ के जाते हैं कि ये लगाएंगे वो लगाएंगे, लेकिन जब हम एग्ज़ाम हॉल में होते हैं नर्वसनेस की वजह से हमें वो फॉर्मूले ही याद नहीं आते हैं। तो इससे अच्छा है कि अपना बेसिक पकड़ के चलो और उस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, ताकि आपको एग्ज़ाम हॉल में दिक्कत ना आए। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सेक्टर। एरिया मैंने आपको बता दिया कैसे निकालते हैं, ठीक है। जहाँ पे एंगल भी दे रखा हो तो उसका होता है πr² θ/360, और पैरामीटर हमें दे रखा है इतना, तो पैरामीटर भी मैंने आपको बताया कि रेडियस और रेडियस प्लस करो और आर्क की लेंथ प्लस करो, आर्क की लेंथ, आर्क की लेंथ का फॉर्मूला क्या था, 2πr θ/360। एक तो ये तरीका है कि पहले इसको कंपेयर करो, पाई से कट करो, फिर रेडियस निकलेगी, फिर रेडियस को यहाँ पुट करो, एंगल हमें पता है तो हम एरिया निकाल लेंगे। अब दूसरा तरीका क्या है, जिस तरीके से मैं करता हूँ, दूसरा तरीका है हमारा मेंटोस वाला, मैंने आपको बताया मेंटोस तरीका। मेंटोस तरीका बोलता है जब पाई की वैल्यू 22 हो
ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 दे रखी हो तो हम लगाएंगे 11 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, ठीक है। और मेन चीज़ ये भी देखो, नीचे ये सेम है, 3 3 है, डिनोमीटर सेम है, तो हम डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। क्या बोलता है कि भाई इवन में से ऑड घटाओ, कितना आया 3, क्या 11 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये नहीं होगा। 7 में से 7 घटाओ 0, क्या ये 11 से डिविजिबल है, हाँ है, तो यही हमारा आंसर होगा। और भी चक्कर लेते हैं, 8 में से 6 घटाओ 4, 2 डिविजिबल नहीं है, 5 में से 8 घटाओ -3, ये भी डिविजिबल नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन हो गया हमारा बी, 77/3 आंसर। देखा डिविजिबिलिटी रूल कहाँ कहाँ काम यूज़ आ रहा है, ठीक है। और इसी से रिलेटेड मैं एक ट्रिक भी डाल दूंगा ताकि आपको ईजी रहे ऐसे क्वेश्चन करने में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहीं पे हमारा ये सेशन ख़त्म होता है। आशा है आपको पसंद आया होगा, ठीक है। और ऐसे ही हम वीडियोस बनाते रहेंगे, ऐसे ही मैं वीडियोस बनाता रहूँगा जहाँ पे मैं जिस तरह से मैं सॉल्व करता हूँ उस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा। और आशा करूँगा कि अगर आपको कोई और बेटर तरीका आता हो एक क्वेश्चन सॉल्व करने का, जो कि मुझसे बेटर हो, जो कि मुझसे इजी हो और जो बहुत ही सिंपल हो, तो वो आप मुझे उस क्वेश्चन के साथ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड राधे राधे सभी को।